Namaste, I JVN Swarnima, Assistant Professor in Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology in University Jayoti Vidyapith Women's University. So, as we discussed in the previous sessions, that there is two part in GATE: general aptitude and syllabus according to the syllabus, like civil, EC, CS, etc. Okay, so we have to focus on both parts equally, so we can get the best scorecard for apply other like firms, companies और PSUs और any other places. So हमको क्या करना है, हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों पार्ट्स में क्या करें, फोकस इक्वली रखें. ठीक है, ये हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि हमको अगर जनरल एप्टीट्यूड के बारे में करना है तो हमको क्या करना है, अगर हम हमारे सिलेबस के बारे में करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, राइट. सो इन दिस सेशन we will discuss about which subject get how much weightage in the GATE exam. So firstly, तो ये कि जैसे मान लो कि मेरा CS है या सिविल है या EC है, जो भी है, तो उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड हमने पार्ट 1 माना, पार्ट 2 हमारा कौन सा हो गया, जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड है. ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि हमको इक्वली डे बाय डे इसको कंटिन्यू रखना है ताकि क्या हो, एंड में हमारे पास बर्डन ना हो. अब पॉइंट ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि हर सब्जेक्ट अलग अलग वेटेज देता है हमारा जब भी गेट का एग्जाम होता है उसमें. ठीक है, तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा एग्जाम हमारे पास आता है. ठीक है, मतलब जो भी पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हमारे पास आएंगे उस वेटेज के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वेटेज हमको क्या करना है, अपनी स्टडी पे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है. अगर हमारा टारगेट क्या है, गेट को क्वालिफाई करना, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वेटेज किसका, किस सब्जेक्ट का क्या है, वो हमें पता हो. वो हमें पता होगा तभी हम उस सब्जेक्ट में और अच्छा सा वर्क कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट वेटेज. ओके, so उसके लिए I have some information for you, like, wait, I'll share to you. ठीक है, तो हम सबसे पहले गेट सब्जेक्ट वाइज वेटेज फॉर सिविल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सिविल इंजीनियरिंग में. अगर हमारा जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कैसे होगा, क्या वेटेज रहेगा. तो ये कुछ वेटेज मैंने यहाँ पे शो करा है जो 2012 से लेके 2020 तक, यानी 2012 से लेके 2020 तक जो भी गेट के एग्जाम कंडक्ट हुए, उन गेट के एग्जाम में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या वेटेज रखता था, कितने उसके परसेंटेज के क्वेश्चंस आते थे, वो सब यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है. और स्पेशली मैंने स्टार लगा के वो सब्जेक्ट यहाँ पे हाईलाइट किए जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके लिए, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए. तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑब्वियसली एज वी ऑल नो अबाउट दैट कि हम फर्स्ट ईयर जो हमारा होता है, इवन तो सम टाइम सेकेंड, फर्स्ट ट्राई, सेकेंड ट्राई एंड थर्ड ट्राई, बोथ तीनों में हमारे पास क्या होती है, मैथमेटिक्स आती है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होता है. तो वो सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है कि यार नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो भी क्या करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपका जब आप गेट का क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 13%, 8%, 9%, 13%, 15%, 12.5%, 11.5%, 10.5%, 11.5%. कम नहीं होता किसी भी सूरत में. अगर आप कोई एग्जाम को अच्छी रैंक से, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, अच्छी रैंक से आप क्लियर करना चाहते हैं तो. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आता है. ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैं ये बता रही हूँ, जो सिलेबस है या कोर्स से रिलेटेड है वो बता रही हूँ. इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स,
environmental engineering, structural analysis, geotechnical engineering, transportation engineering, geometrics engineering, RCC, steel structure, general aptitude हमारा normally part 1 में जिसको हमने count किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब मैंने एक जो जनरल एप्टीट्यूड की बात करी थी, तो देख आप जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कि 15-15-15-15-15% इक्वल है उनका कि आपका जो जनरल वेटेज है वो फिक्स है, 15-15% ही आपका यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो यानी देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, 15% का वेटेज आपके एग्जाम में वो वहां पे दे रहा है। अब वो हो गया पार्ट 1, उसको छोड़ दिया जाता है। चलो अभी हम पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं, क्योंकि तो पार्ट 2 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके क्या हैं, डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट आरसीसी, स्टील, आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आपके ये जो भी सब्जेक्ट हैं ये क्या है, डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो मैं बात कर रही हूँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर दैट मींस स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये क्या है, ये हर पेपर में, आपके हर पेपर में क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ वेटेज होगा और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि हर पेपर में ये आता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, अगर आपका डिजाइनिंग पार्ट क्लियर है तो बहुत सारे पेपर्स में ऐसा होता है कि शफलिंग हो जाती है, राइट, कि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन आना था जियो टेक्निकल का, वहां पे पुराना वेटेज चल रहा था जियो टेक्निकल एंड ऑल का, लेकिन क्या हुआ, शफलिंग हो गया और सारा पार्ट डिजाइनिंग का बनकर आ गया। ठीक है, तो ये होता है समटाइम्स। तो ऐसा नहीं करना है कि डिजाइनिंग का पार्ट हम छोड़ दें और बाकी पार्ट पे हम ध्यान न दें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कौन सा कितना परसेंट का वेटेज रखता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए थे 2016 में, ठीक है, 2016 में ये नए ऐड हुए थे और इनके ऐड होने के बाद भी इनका कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा हर परसेंट ही लेकिन ये रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कौन कौन से हैं, एनवायरमेंट हो गया, जियो टेक्निकल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और आपका जनरल एप्टीट्यूड तो आपका नॉर्मल है ही, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा वेटेज देते हैं। रहा सवाल बाकी सारे सब्जेक्ट का, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा वेटेज ही सही लेकिन आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको उतने वेटेज पे छोड़ देना है कि नहीं चलो इतना सही है छोड़ो छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कि मैंने कहा शफलिंग हो जाती है और आपका, अगर आप सोच के गए हैं कि आपका एग्जाम जो है ये जो सब्जेक्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताया इन्हीं में से आएगा, नहीं, ऐसा कभी भी कंपलसरी नहीं है। समटाइम्स क्या होता है शफलिंग हो जाती है, शफलिंग हो गई उस टाइम पे आपके लिए वो चीज भारी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कट ऑफ मार्क्स पे ध्यान देना। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन इंडिया हमारे पास क्या है, जनरल, ओबीसी एंड स्ट्रीम, बहुत सारे एससी एसटी एंड सारे जो भी हैं, तो उन सबके अलग अलग वेटेज पे क्या होता है, अलग अलग वेटेज पे क्लियरिंग मार्क्स हमारी कट ऑफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ मार्क्स क्या है, बेसिकली अगर मान लीजिए 100 में से मेरा 80 नंबर वाला 80 नंबर आते हैं, तो वो मेरे कंपलसरी हैं किसी जनरल के जनरल कास्ट में जो लाई करते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो उससे कम वेटेज होगा, और अगर मैं एससी एसटी और इन सब की बात करूं तो वो उससे भी कम वेटेज होगा। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये कट ऑफ होता है हर पेपर, चाहे आप गवर्नमेंट का कोई भी पेपर दीजिए, हर पेपर में कट ऑफ फिक्स होती है कि कुछ ना कुछ कट ऑफ दी जाएगी। ये जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिखाई है ये 2020 तक की कट ऑफ है। कट ऑफ हमेशा तब रिवील की जाती है जब क्या हो, जब हमारा एग्जाम हो चुका हो, उसके बाद हमारी जो कट ऑफ है वो रिवील की जाती है बाय जो भी वो फर्म कंडक्ट करवा रही है पेपर, या जिसका भी वो पेपर हो रहा है, वो आफ्टर
कंप्लीशन ऑफ पेपर एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो कट ऑफ जो है वहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ क्या है, 32.9 है। ठीक है, ओबीसी की 29.6, स्ट्रीम की 21.9 पिछले साल यानी 2020 में ये थी। 2019 में कम थी। ठीक है, 2018 में उससे भी कम थी और 2017 में बड़ी हुई थी, बीच में कम हो गई है। ठीक है, 2018 में कम हो गई। तो हमको क्या करना है, ये कट ऑफ आपको क्या करना है, 2020 कट ऑफ को हमने क्या लिखना है, मिनिमम हमारा लो फैक्टर रखना है कि ये मिनिमम मार्क्स तो हमारे एटलीस्ट आने ही चाहिए। ठीक है, जब हम ये सोच के रखेंगे कि ये हमारा मिनिमम मिनिमम मार्क्स हैं जो हमारे आने चाहिए, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट इससे ज्यादा का ही हम अचीव करने का ट्राई करेंगे। इसी तरह से ईसीई का भी है। ईसीई का सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो ये है, जिसमें एज यूजुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो भी है वो नॉर्मल सबके में सेम ही है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब में आती है, जनरल एप्टीट्यूड सब में आता है, तो वो सबका सेम है, वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, बाकी इसके जो सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सेट्रा, तो ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे भी क्या करते हैं, सेम वेटेज कुछ ना कुछ रखते हैं, जिसको आपको अकॉर्डिंग टू वेटेज क्या करना है, अपना प्रायोरिटी देनी है। मैंने कहा प्रायोरिटी देनी है, मैंने ये नहीं कहा कि पुरानों को छोड़ देना है, कम वेटेज वालों को छोड़ देना है। द पॉइंट इज प्रायोरिटी में रखना है ज्यादा वेटेज वालों को। ठीक है, इसी तरह ईसीई पेपर के लिए भी क्या है, सेम कुछ ना कुछ वेटेज यहाँ पे मैंने दिखाया है, सॉरी कट ऑफ मैंने दिखाई है, कितनी कट ऑफ पिछले ईयर्स में रही और कितनी कट ऑफ का क्या जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, पीएच और जो भी स्ट्रीम्स थे उनमें क्या रहा मार्क्स का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हमारा कंप्यूटर साइंस रह गया है, कंप्यूटर साइंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में क्या है, कंप्यूटर साइंस का भी सेम हमारे पास यहाँ पे मैंने शो किया है 2012 से लेकर 2020 तक क्या किस सब्जेक्ट का वेटेज रहा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड में फिर से बोलती हूँ, नॉर्मल है, जनरल है, आपको हमेशा करनी ही है। ठीक है, बाकी मैं बाकी बात करती हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर सीएन, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कौन कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे क्या है, कोर्स से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको अकॉर्डिंग टू दिस ऑल वेटेज हमको क्या करना है, प्रायोरिटी अपनी डिसाइड कर लेनी है कि कौन सा प्रायोरिटी में कौन सा सब्जेक्ट हमने लेना है, एंड उसके बाद उसको उसी प्रायोरिटी के ऑर्डर में क्या करना है, क्लियर करते जाना है। डे बाय डे हर रोज उसकी प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस को कहीं पर भी स्टॉप नहीं करना है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट क्लियर भी हो जाता है, जैसे आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको छोड़ दें। आपको उसकी हर रोज की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने स्टार्टिंग में तो वो कर दिया था, लेकिन एंड में क्या होगा, हड़बड़ाहट में हम चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर गैप की वजह से क्या होता है, वो हमारे जो भी हमने रिमेम्बर किया था, याद किया था, या जो भी किया था वो उससे क्या हुआ, वो हमारा रह गया। तो हमको क्या करना है, उसको नहीं करने के लिए हमको उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस सेशन।